अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आहान जब सोना को छोड़कर कॉलेज में चला जाता है तो वह अपनी क्लास में जाने लगती है। तभी उसे शालिनी दिखती है। सोना बोली, शालिनी जी आप यहाँ और ऐसे, और आपको क्या हुआ है? सोना शालिनी की हालत देखते हुए बोलती है, गंदे कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। सोना ने देखा था शालिनी हमेशा एकदम बन ठन कर किसी मॉडल जैसे तैयार रहती थी, पर आज उसे इस हालत में देखकर सोना चौंकते हुए बोली, आपको क्या हो गया है? आप इस हालत में क्यों हो? शालिनी बोली, क्या तुम नहीं जानती हो जो मेरे साथ में हुआ है? शालिनी रोते हुए सोना को गले लगा लेती है। शालिनी बोली, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है सोना, आदित्य ने मेरे साथ में बहुत बुरा करा है। सोना बोली, क्या? यह आप क्या कह रहे हैं? आदित्य जी ने क्या किया है? शालिनी बोली, क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता है? सोना बोली, हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। शालिनी बोली, तुम्हें नहीं पता क्या कि आदित्य ने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, मुझे छोड़ दिया है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। शालिनी एक बार फिर से रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैंने उसके बाद में सुसाइड करने की कोशिश करी? सोना बोली, क्या? आप क्या कह रही हो, और आपने ऐसा क्यों किया? शालिनी बोली, तो और मैं क्या करती? मैं जिस लड़के के साथ में इतने साल से थी उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, जिसके साथ शादी के सपने देखे उसने अचानक से मुझे छोड़ दिया, तो और मैं करती भी क्या? सोना बोली, पर आदित्य जी ने ऐसा क्यों किया? वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? शालिनी बोली, नहीं पता कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया और मुझे इस तरीके से बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हमारे रिश्ते के बारे में सब जानते हैं, हम साथ में घूमे फिरे हैं। तुम्हारे सामने ही मैं उसके साथ में स्विट्जरलैंड तक गई हूँ। अब उसने मुझे इस तरीके से छोड़ दिया है, मुझे कौन अपनाएगा? कौन मुझसे शादी करेगा? और मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो दुनिया में कोई भी सहारा नहीं बचा है, तो जी कर भी क्या करती? इसीलिए मरने की कोशिश करी, पर मेरी फूटी किस्मत की मैं बच गई। सोना बोली, नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदित्य जी आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि वह आपके साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह बहुत गलत बात है, वो आपसे प्यार करते हैं, वह आपके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? शालिनी बोली, मैं जानती हूँ कि वह मुझसे प्यार करता है, पर उसकी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे उसका बहुत गिल्ट है और वह तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता है। उसने खुद कहा है कि उसे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत गिल्टी फील होता है और इसलिए अब वह मन मार के शादी को निभाना चाहता है और उसने मुझे छोड़ दिया। सोना बोली, क्या आदित्य जी ने मेरी वजह से रिश्ता तोड़ दिया? शालिनी बोली, हाँ उसने तुम्हारी वजह से रिश्ता तोड़ दिया। उसने मुझे खुद को कहा है कि वह मुझसे प्यार करता है पर सोना को दुख नहीं देना चाहता है। उसकी वजह से तुम्हें पहले ही बहुत चोट पहुंच चुकी है, इसलिए अब वह तुमको खुश रखेगा, भले वह मुझसे कितना भी प्यार करे, और वह तो तुम्हारे साथ में रहेगा ताकि तुम खुश रहो। सोना बोली, नहीं यह गलत है, ऐसे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना वह, ना मैं, ना आप। ऐसे तो 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शालिनी बोली, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम ऐसे सोना को खुश नहीं रख पाओगे, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। सोना बोली, नहीं मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं उनसे खुद बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। शालिनी बोली, अगर तुम उसे बता दोगी कि मैंने तुम्हें यह सब बताया है तो वह मुझ पर ही गुस्सा होगा और कभी भी नहीं मानेगा कि वह यह शादी मजबूरी से निभा रहा है। वह इसे प्यार का नाम देकर तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, पर सोना उसने मुझे खुद कहा है कि उसे गिल्ट है कि उसकी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई थी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ। वह अपने प्यार को भूल कर अब तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। सोना बोली, पर मैं यह नहीं चाहती हूँ, मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। शालिनी ने कहा, पर आदित्य ने तो यही सोच लिया है कि वह अपने प्यार को भूलकर अपना पति का धर्म निभाएगा और वह हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा ताकि तुम खुश रहो। शालिनी बोली, मैं खुद भी चाहती हूँ कि तुम खुश रहो सोना, पर मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी और वो भी मुझसे प्यार करता है, पर वो मान नहीं रहा है। एक तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जो उसे समझा सकती हो कि इस तरीके से कोई भी खुश नहीं रह सकेगा। वह मुझसे प्यार करता है और अपने प्यार से दूर होकर कोई भी खुश नहीं रह सकता है। इस नाम के रिश्ते में सिर्फ जिंदगी घुट घुट कर ही रह जाएगी, उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी और खुद खुश नहीं रहेगा तो तुम्हें क्या खुशी देगा? सोना बोली, हाँ शालिनी जी आप सही कह रही हैं, मैं ज़रूर आदित्य जी को समझाऊंगी और मैं उन्हें आपसे शादी करने के लिए मनाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
शालिनी बोली, थैंक यू सोना, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। शालिनी वहाँ से चली जाती है। इसलिए कॉलेज से आते टाइम सोना इतनी परेशान थी और उसकी आंखें लाल इस वजह से थी कि शालिनी के जाने के बाद वो बहुत रोई थी। शालिनी ने सोना का अच्छे से ब्रेन वॉश किया है। आदित्य सच में अपने दिल की बात सोना से कहता है, पर सोना उसका गिल्ट समझ रही थी। सोना वापस से अपनी सोच से बाहर आती है और रोते हुए बोली, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखना, पर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वह कभी मेरा था ही नहीं, वह किसी और का है। मैं अपनी वजह से किसी और की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। मेरी वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आदित्य जी शालिनी जी से प्यार करते हैं और आदित्य जी के गिल्ट की वजह से मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे एक पत्थर की तरह मजबूत बनना होगा ताकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। मैं अपनी तकलीफ़, अपने दुखों को जाहिर नहीं कर सकती हूँ, वरना आदित्य जी हमेशा गिल्ट में ही रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मुझे सबको यह दिखाना होगा कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। सोना अपने आंसू पोंछकर फ्रेश होकर नीचे आती है। रात का समय था, किसी का भी खाने में मन नहीं लगता है, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रहते हैं। तभी सोना आती है। क्या हुआ, कोई खाना नहीं खाएगा क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। चलिए माँ, खाना खाते हैं ना। गीता दीदी जल्दी से सबको खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। सभी सोना को आश्चर्य से देखते हैं। सोना बोली, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? भूख नहीं लगी है क्या? अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और मैंने दवाई भी नहीं ली। अगर खाना नहीं खाऊंगी तो दवाई नहीं ले पाऊंगी, और दवाई नहीं ली तो पहले ही थोड़ा तो स्ट्रेस है और बढ़ जाएगा तो फिर मेरे साथ में क्या होगा। तो इसलिए फटाफट खाना खा लीजिए ताकि मैं भी खा लूँ और फिर दवाई ले लूँ। आदित्य बोला, तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस है? तुम तो अब आज़ाद हो ना। सोना मुस्कुराते हुए बोली, ये तो आपने सही कहा कि मैं अब आज़ाद हूँ, पर उससे पहले तो बहुत सारे काम है ना। आदित्य बोला, कैसे काम? अरे अब घर में शादी है, उसकी कितनी सारी तैयारियां करनी है, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, संगीत, मेहंदी, हल्दी, शादी के कपड़े सिलेक्ट करना है, ये सारे काम। आदित्य बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोना बोली, क्यों क्यों नहीं होगा? शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। और आपने मुझसे वादा किया था ना, मैं जो बोलूँगी वो करोगे, तो बस आप कुछ नहीं बोलोगे, सारा काम मैं कर दूँगी, बस आप दूल्हा बनकर तैयार होकर आ जाइएगा। मैं अपने दोस्त की शादी इतनी धूमधाम से करूँगी कि सब देखते रह जाएंगे। हर एक बात वो मुस्कुराहट के साथ में बोल रही थी, पर वह मुस्कुराहट कैसे उसके फेस पर आई थी वो खुद ही जानती थी कि कितनी मुश्किल से मुस्कुराहट के साथ में यह सारी बात कह रही थी। आदित्य मन में बोला, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या सोना? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो? मुझे लगा था कि मुझे खोने का दुख तुम्हें महसूस होगा, पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है जैसे तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो क्या तुमने कभी मुझे अपनाया ही नहीं? क्या मैं हमेशा तुम्हारे लिए बस एक दोस्त ही था? शांति जी सोना का हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर जाती हैं। सोना बोली, माँ माँ, ये आप क्या कर रही हो? मुझे शादी की तैयारी करनी है, कितनी सारी चीज़ें डिस्कशन करनी है, और माँ को भी मनाना है कि वो शालिनी जी को एक्सेप्ट कर लें, और शादी की शॉपिंग भी करनी है। मुझे छोड़ो, जाने दो। शांति जी बोली, सोना सोना। वो बस बिना शांति जी की बात सुने ही बोले जा रही थी। शांति जी सोना को दोनों कंधों से झकझोरते हुए बोली, सोना, पर इसका उस पर कोई असर नहीं होता है, वो बस बोले जाती है, मुझे शादी की तैयारी करनी है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। शांति जी जोरदार एक थप्पड़ सोना को लगा देती हैं। होश में आ सोना, क्या क्या बोले जा रही है, होश में आ। सोना शांति जी को कसकर गले लगा लेती है और बिलखने लगती है। शांति जी भी उसे मन भर के रोने देती हैं, क्योंकि जब तक मन का गुबार नहीं निकल जाता है इंसान उसमें ही घुट कर रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब सोना थोड़ी शांत होती है तब शांति जी सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तू इस शादी से खुश नहीं है, तो क्यों अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोट रही है? सोना सिसकते हुए बोली, माँ, आदित्य जी किसी और से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। शांति जी बोली, शादी से पहले सबके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, पर शादी के बाद सब भूल जाते हैं, और मुझे आदित्य जी की आंखों में शादी को लेकर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही है। वो भूल गए होंगे उस लड़की को। तू क्यों अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है? शादी के पहले जो कुछ भी हुआ भुला दे उसे। सोना बोली, नहीं माँ, आपको गलतफहमी हो रही है। आदित्य जी शालिनी को कभी भी नहीं भूले थे। शादी के दिन ही उन्होंने बोल दिया था कि वो इस शादी को नहीं मानते हैं, और थोड़े दिन बाद उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करते हैं।
वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मान सकते हैं। शांति जी बोली, क्या तुम्हारे बीच में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है? सोना बोली, नहीं माँ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। शांति जी बोली, तो फिर वो हनीमून वो सब क्या था? सोना बोली, हम हनीमून पर गए थे, पर वो मेरा और आदित्य जी का नहीं था, वो शालिनी जी और आदित्य जी का था। मैं तो बस उनके बीच में ऐसे ही थी जैसे कोई रास्ते का पत्थर। शांति जी बोली, ये सब क्या कह रही है? सोना बोली, मैं सच कह रही हूँ माँ, आदित्य जी कभी शालिनी जी को भुला नहीं पाए, उन्होंने हमारी शादी को भी कभी नहीं अपनाया है। शांति जी बोली, तो फिर आदित्य जी के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई देती है? सोना बोली, क्योंकि वो गिल्ट है। शांति जी बोली, कैसा गिल्ट? सोना बोली, अरे माँ, उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि आहान जी और मेरे बीच कुछ है, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत कुछ कह दिया था और मैं गुस्से से बाहर चली। फिर वो सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ। इसलिए आदित्य जी को गिल्ट है कि उनकी वजह से मेरे साथ में वह सब कुछ हुआ, इसलिए अपने गिल्ट को कम करने के लिए इस शादी को निभाना चाहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इस बेमन शादी में कोई खुश नहीं रहेगा, एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। शांति जी बोली, और क्या आहान तुम्हें पसंद करता है? सोना बोली, मुझे नहीं पता, वह मुझे सचमुच पसंद करते हैं या वह भी मुझ पर तरस खाते हैं, वह खुद जानते हैं। शांति जी बोली, मैं अब तक उस लड़के से चिढ़ती आई थी, मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़के की वजह से तेरे और आदित्य जी के बीच में गलतफहमी ना हो जाए। वह जब देखो तब तेरे पास में रहने के बहाने ढूंढता था, पर अब मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि आज उसकी वजह से मेरी बेटी सही सलामत है। सोना बोली, हाँ माँ, आपने सही कहा है, आहान जी की वजह से मैं आज सही सलामत हूँ। शांति जी बोली, तो अब तू क्या करेगी? सोना बोली, करना क्या है, बस वही माँ जो सबको बाहर बताया था मैंने, कि मैं उन दोनों की शादी करा दूंगी ताकि घुटन भरी जिंदगी से मैं, आदित्य जी और शालिनी जी तीनों ही आज़ाद हो सके। शांति जी सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, इन सब में तेरा क्या होगा? तुझे तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा मेरी बच्ची। तेरी खुशियों का क्या? तू हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। दुनिया बहुत स्वार्थी है, हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सोना बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मेरी खुशी मेरे सपने में है, एक बार वह पूरा हो जाए तो मैं बहुत खुश होंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शांति जी बोली, आदित्य जी अगर तुझसे प्यार नहीं करते और तुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं तो हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें अपने घर चले जाना चाहिए, हम कल ही अपने घर चले जाएंगे। सोना बोली, नहीं माँ, जब तक आदित्य जी और शालिनी जी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं जा सकती, और उसके बाद भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है ना, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं वहाँ कैसे बनूंगी? शांति जी बोली, पर तू यह सब अकेले कैसे करेगी? सोना बोली, आप उसकी चिंता मत करिए, मैंने आहान जी से बात कर ली है, उन्होंने मेरे रहने का इंतज़ाम भी कर दिया है और साथ में मेरी जॉब का भी कर दिया है, मैं खुद के पैरों पर खड़े होकर सब कुछ करूँगी। शांति जी बोली, इसकी ज़रूरत क्या है? सोना बोली, ज़रूरत है माँ, मुझे किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है, मुझे अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। शांति जी बोली, आहान बहुत अच्छा लड़का है, बिना किसी स्वार्थ के उसने तुम्हारी मदद करी। सोना बोली, हाँ माँ, आहान जी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, वह मेरा 1 मिनट में मूड ठीक कर देते हैं। चलो यह सब छोड़ो, अब आप खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सोना अपनी माँ के लिए खाना रूम में ही लेकर आती है, दोनों माँ बेटी एक दूसरे को खिलाते हैं। सोना बोली, माँ आप प्लीज माँ से बात करिए ना, उन्हें समझाइए ना कि इस शादी से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, पर आदित्य जी और शालिनी जी की शादी हो गई तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि उनका बेटा खुश है, वरना वह जिंदगी भर अपने बेटे का उदास चेहरा ही देख पाएंगे। शांति जी बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे समझाने की। सोना वहां से निकलकर छत पर चली जाती है। सोना छत पर खड़ी होकर चांद को निहार रही थी, तभी पीछे से कोई आया, बोला, किसी को कॉफ़ी की ज़रूरत है क्या? सोना पीछे देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सोना बोली, आहान जी आप यहाँ? आहान बोला, आप यहाँ अकेले अकेले खड़ी थी तो मैंने सोचा कि आपको कंपनी दे देता हूँ, ठंडी हवा में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है, तो क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? सोना कॉफ़ी लेते हुए, ज़रूर, आप मेरे लिए लेकर आए हैं तो मैं क्यों नहीं पीऊँगी। दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते हैं। आहान बोला, एक बात पूछूं? सोना बोली, हाँ कहिए। आहान बोला, क्या आप ठीक हो? ये कैसा सवाल है? आहान बोला, सीधा सा सवाल है, क्या आप ठीक हो? सोना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? आहान बोला, मुझे पता है कि आप दिखा नहीं रही हो, पर आप तकलीफ़ में हो, हम दोनों दोस्त हैं और आपको अपने दोस्त से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
सोना एक लंबी सांस लेते हुए, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें करना वही होता है जो सही है और मैं वही कर रही हूँ जो सही है। आहान बोला, आदित्य ने तुम्हें कुछ बताया क्या? सोना बोली, किस बारे में? आहान, कुछ नहीं। सोना, बताइए ना किस बारे में? आहान बोला, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है, उसने मुझे बताया है कि वह आपसे प्यार करने लगा है। सोना मुस्कुराते हुए बोली, तो उन्होंने आपको भी बताया है? आहान बोला, मतलब आपको भी? आपको यह पता है? सोना बोली, हाँ पता है। तो तुम उन दोनों की शादी क्यों करवा रही हो? सोना बोली, क्योंकि मैं यह भी जानती हूँ कि यह प्यार नहीं, सिर्फ एक गिल्ट है, पछतावा है और कुछ नहीं। आहान बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? सोना बोली, बस पता है, मैंने देखा है कि शालिनी जी से कितना प्यार करते हैं और अचानक अब उनको मुझसे प्यार हो गया है, वो भी मेरे एक्सीडेंट के बाद में। तो किसी के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आहान बोला, पर मुझे लगता है कि वह सच कह रहा है। सोना मुस्कुराते हुए बोली, अगर सच कह रहे होते तो शालिनी जी के सुसाइड करने से इतना परेशान क्यों हो जाते? रात भर उनके पास में क्यों रुकते? आहान बोला, तुम्हें यह सब किसने कहा? सोना बोली, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर सच है ना, आप भी तो वहीं थे, आपने देखा था ना उनको शालिनी जी के लिए परेशान होते हुए। तो फिर प्यार वो मुझसे करते हैं तो फिर उनके लिए क्यों परेशान थे? आहान कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच में सन्नाटा पसर जाता है। इस चुप्पी को तोड़ते हुए आहान बोला, मैं तुमसे एक बात बोलूं? सोना बोली, हाँ बोलिए ना। आहान बोला, देखो, मैंने तुम्हें अपने मन की बात बता दी है और मैं उसके लिए कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। बस यह तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरी एक दोस्त बनकर रहो। तुम अपनी सारी परेशानियाँ मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। तुम अपना दुख दर्द मेरे साथ बांट सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, बस तुम मुझसे कभी दूर मत होना। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो सोना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैं दिल से कनेक्ट कर पाता हूँ, और तुम वो लड़की हो। तुम कभी मुझसे प्यार करो ना करो, पर दोस्ती ज़रूर निभाना। सोना बोली, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। प्यार के लिए मुझे माफ़ करना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। आहान बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ में कोई फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। सोना बोली, थैंक यू आहान, आपकी यही बात मुझे अच्छी लगती है। आप सिर्फ देना चाहते हो, कभी उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहते हो। थैंक यू सो मच, मेरी ज़िंदगी में हो। मुझे अपनी ज़िंदगी में आपके जैसा एक अच्छा दोस्त चाहिए था। आहान बोला, और मुझे आपके जैसा। दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। सोना बोली, अब चलें, सुबह उठना भी है, पहले कॉलेज फिर शादी की तैयारी। बस जितनी जल्दी हो सके यह शादी हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। आपने मेरे रहने और जॉब का इंतज़ाम कर दिया है ना? आहान बोला, सब हो जाएगा, बस तुम यहाँ से एक बार जाने की तैयारी कर लो, बाकी सब मैं देख लूँगा। सोना बोली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आहान बोला, नो, इट्स माई प्लेजर। सोना बोली, ओके, गुड नाइट। आहान ने कहा, गुड नाइट। सोना और आहान दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। दोनों को छत से उतरते हुए आदित्य ने देख लिया था। उसका मन उदास था। आदित्य मन में बोला, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ सोना, पर मैं तुम्हें किसी के साथ देख भी नहीं सकता हूँ। तुम कैसे मुझे शादी के लिए फोर्स कर सकती हो? क्या एक पल के लिए भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? मुझे तो अपने प्यार को समझने में देर लगी, क्योंकि मेरी लाइफ में शालिनी थी, पर तुम्हारी लाइफ में तो कोई नहीं था। उसके बावजूद तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, तो शायद कमी मुझ में ही है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आदित्य उदास सा बिस्तर पर लेट जाता है। आज घर में नींद किसी को भी नहीं आनी थी। सभी अपने अपने ख्यालों में अपने दुखों से गुजर रहे थे। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। आहान, मेरा हो गया है, तुम्हारा हो जाए सोना तो बता देना, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। सोना बोली, नहीं, आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ और काम है। आहान बोला, क्यों, क्या काम है? सोना बोली, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है। आहान बोला, तो क्या तुम अकेले जाओगी? सोना बोली, नहीं, माँ और शालिनी जी साथ में जाएंगे। सोना, आदित्य जी, मुझे आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, मुझे आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है। आदित्य अपना कार्ड निकाल कर सोना को दे देता है। सोना मुस्कुराते हुए बोली, आज आपका पूरा क्रेडिट कार्ड खाली होने वाला है। आदित्य नकली मुस्कान लिए, पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जिसके जाने का दुख हो। सोना कुछ नहीं कहती है। उठकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। आज अनुराधा जी नाश्ते के लिए नहीं आई थी। शांति जी उनका नाश्ता लेकर रूम में जाती हैं। आहान बोला, चलो सोना, मैं तुम्हें मॉल में छोड़ देता हूँ, तुम्हें शालिनी वहीं मिलेगी ना? सोना बोली, हाँ ठीक है। सोना और आहान दोनों निकल जाते हैं। शांति अनुराधा जी के कमरे में जाती है। आज तू नाश्ता करने नहीं आई? अनुराधा जी बोली, मेरा मन नहीं था।
शांति जी बोली, मैं यहीं लाई हूँ, तू नाश्ता कर ले। अनुराधा जी बोली, तूने खाया? शांति जी बोली, हाँ मैंने खा लिया। अनुराधा जी बोली, तेरी बेटी का घर टूट रहा है, तेरे गले से निवाला कैसे उतर रहा है? शांति जी फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, जल्दी जल्दी दोनों बच्चों पर अपने फैसले थोप दिए, एक बार भी उनके मन का नहीं जाना कि उनका मन क्या चाहता है। और अपने बच्चों ने भी अपनी हद तक इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी, पर जब मन ही नहीं मिले तो फिर रिश्ता कैसे हो सकता है। अनुराधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना, मेरे बेटे की वजह से तेरी बेटी का घर टूट गया। शांति जी अनुराधा जी के हाथ पकड़ते हुए बोली, किसी की भी कोई गलती नहीं है, सब किस्मत की गलती है, शायद मेरी बेटी के भाग्य में यह दुख लिखा हुआ था। अनुराधा जी बोली, पर यह सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे बेटे की वजह से हुआ है। शांति जी बोली, इसमें आदित्य जी की थोड़ी गलती है, अगर वह बता देते कि वो किसी और को पसंद करते हैं तो हम उस समय उनकी शादी करवा देते, पर शायद अपनी माँ को खोने का डर होगा मन में, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं। अनुराधा जी बोली, तू अभी भी मेरे बेटे की साइड ले रही है? शांति जी बोली, सच बताऊं तो मैं तेरे बेटे से नाराज़ तो बहुत हूँ, उसकी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, पर कहीं ना कहीं समझती हूँ कि वह भी हालातों के आगे मजबूर था। अनुराधा जी बोली, पर अब तो शादी हो गई है तो वह यह शादी को पूरी तरह निभा नहीं सकते क्या? वह दोनों साथ में कितने खुश नजर आते हैं, तो फिर कभी अलग होने का मतलब क्या है? शांति जी बोली, वह कभी इस शादी से खुश नहीं थे, वह किसी और से प्यार करते थे, उनके मन में हमेशा कोई और ही थी, तो सोना कैसे बचती? शांति जी शुरू से लेकर अभी तक सोना और आदित्य के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताती हैं। अनुराधा जी की आंखों से आंसू बहते हैं। अनुराधा जी बोली, मैं जानती हूँ सोना एक समझदार लड़की है, पर वह लड़की इतना कुछ भी बर्दाश्त कर रही थी यह पता नहीं था। अपने पति को किसी और के साथ में देखना बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद भी मुस्कुराते हुए सबके साथ रहना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है, और यह सब कुछ इतनी आसानी से कर रही थी जैसे उसे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही थी। शांति जी बोली, मेरी सोना ऐसी ही है, जितनी बातूनी नटखट है उतनी ही समझदार है, पर पता नहीं क्यों उसके भाग्य में यह दुख लिखा है। अनुराधा जी बोली, सोना के लिए आदित्य से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी जो उसे बहुत प्यार करे, उसे बहुत खुश रखे। शांति जी बोली, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर अभी हमें उसे थोड़ा समय देना होगा, वह अभी इन सब चीज़ों से इतनी आसानी से उबर नहीं पाएगी। वैसे एक लड़का है मेरी नज़र में। अनुराधा जी बोली, कौन? शांति जी बोली, आदित्य जी का दोस्त आहान। अनुराधा जी बोली, क्या आहान? शांति जी बोली, हाँ वह सोना को पसंद करता है, मैंने देखा है, वह सोना का कितना ध्यान रखता है, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। अनुराधा जी बोली, आहान बहुत समझदार बच्चा है, बचपन से मैंने उसे देखा है, पर तुम्हें लगता है वह सोना के लिए सही होगा? शांति जी बोली, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा है, अभी कुछ पक्का नहीं किया है, पहले एक बार सोना को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती हूँ, उसके पैरों पर खड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, उसके बाद ही अब मैं उसकी शादी के बारे में सोचूंगी, तब तक मैं उसकी शादी के बारे में नहीं सोचूंगी। अनुराधा जी बोली, हाँ यह भी ठीक है। दोनों सहेलियां आपस में सुख दुख की बातें करती है। इधर आहान सोना को मॉल में लेकर जाता है जहां शालिनी उसका पहले से इंतजार करती है। सोना बोली, आप अपने काम पर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। आहान बोला, पर सोना तुम अकेले? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, अकेले कहाँ है, मैं भी हूँ ना साथ में, और हम लड़कियों के शॉपिंग में तुम बोर हो जाओगे, इसलिए तुम जाओ। आहान बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ। सोना, पर तुम यहाँ से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। शालिनी बोली, सोना कोई बच्ची थोड़े ही है, वो अकेले अपने आप को संभाल लेगी, है ना सोना? आहान बीच में ही बात काटते हुए, सोना मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, ठीक है? सोना आंखों के इशारे से कहती है, ठीक है। आहान वहाँ से चला जाता है और सोना और शालिनी अंदर मॉल में चले जाते हैं। शालिनी सबसे महंगा ड्रेस सेलेक्ट करती है। सोना, इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत है? शालिनी बोली, प्राइस से ही तो पता चलता है कि यह आपके लायक है या नहीं। सोना बोली, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। शालिनी बोली, ओह प्लीज़ सोना, मुझे अपने हिसाब से कपड़े सेलेक्ट करने दो, मुझे यही पसंद है, मुझे यही लेना है। सोना बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बाकी के फंक्शन के लिए भी आप कपड़े सिलेक्ट कर लीजिए। शालिनी बोली, ओह हाँ, बाकी के फंक्शन के लिए भी कपड़े लेने हैं ना। शालिनी सबसे महंगे महंगे ही कपड़े खरीद रही थी। सोना को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, उससे आदित्य की टेंशन हो रही थी।
कैसे यह आदित्य जी के साथ रहेगी। शालिनी जितना हर चीज़ में दिखावा करती थी, आदित्य उसका पूरा अपोजिट था। उसे सादगी पसंद थी। सोना शालिनी को देखते हुए, आदित्य जी ने क्या सोचकर इन्हें पसंद करा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ आदित्य जी और कहाँ यह। इतना पैसा होने के बाद भी बिल्कुल भी पैसे का घमंड नहीं करते हैं, हमेशा सादा और सिंपल रहते हैं। और उसके विपरीत शालिनी जी हर चीज़ महंगी पसंद आती है इन्हें, चाहे वह अच्छी हो या ना हो। यह दोनों अपने आगे की ज़िंदगी कैसे निकालेंगे। पर मुझे क्या, आदित्य जी ने खुद इन्हें पसंद करा है तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। शालिनी अपने बाकी के फंक्शन के कपड़े भी सेलेक्ट कर रही थी। सोना मन में सोची, मैं भी घर के लोगों के लिए कपड़े देख लेती हूँ। घर में शादी होगी तो सबको कपड़े तो चाहिए ना। अनुराधा जी के लिए, अपनी माँ के लिए कपड़े निकालती है, पर वह खुद के लिए कुछ भी नहीं लेती है। यह सब कुछ कोई दूर खड़े खड़े नोटिस कर रहा था। असल में जब से सोना यहाँ आई थी तब से उसके ऊपर कोई नज़र रखा हुआ था। सोना की नज़र एक खूबसूरत लहंगे पर पड़ती है, लाइट स्काई ब्लू कलर का था। उस पर बहुत प्यारा सा डायमंड वर्क किया हुआ था। सोना एक नज़र लहंगे को देखती है तो देखती ही रह जाती है। सोना मन में सोचती है, वाह कितना प्यारा लहंगा है, कोई भी इसे पहनेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी इस शॉप में काम करने वाली एक लड़की आती है। व्हाट हैपेंड मैम, क्या आपको यह लहंगा पसंद आया है। सोना अपने में ही खोई हुई थी। हाँ बहुत ज़्यादा। लड़की बोली, तो फिर आप ले लीजिए ना। सोना होश में आते हुए, नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में बहुत सारी ड्रेस है, मुझे कुछ नहीं लेना है। वह लड़की बोली, लेकिन आप पर बहुत अच्छा लगेगा मैम। सोना बोली, नहीं मेरी शादी नहीं है जो मैं इतना खूबसूरत लहंगा पहनूं। वो लड़की बोली, इट्स ओके मैम, बोलकर चली जाती है। सोना साफ में इधर उधर घूमकर सभी कपड़े देख रही थी। उसे पुरानी बातें याद आ जाती है जब वो आदित्य के साथ में कपड़े लेने आई थी। आदित्य ने उसे इतने सारे कपड़े दिलाए थे, वो वही सोच रही थी कि तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़कर दीवार से सटा देता है। डर के मारे सोना की आंखें बंद हो जाती है। सोना आंखें बंद करके ही चिल्लाने की कोशिश करती है, वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सोना एकदम से आंखें खोल देती है तो आंखें बड़ी बड़ी करके उस शख्स को देखती है। वह लड़का सोना को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। सोना उसे धक्का देते हुए, आदित्य जी ये क्या हरकत है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आदित्य बोला, कुछ नहीं, अपनी शादी की शॉपिंग, मेरी शादी है तो मुझे उसकी शॉपिंग करनी होगी ना। सोना बोली, तो फिर कीजिए ना, ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत है, कोई देख लेगा तो। शालिनी जी अगर वो आ जाएंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। आदित्य बोला, नहीं वो नहीं आएगी, वह अभी बिजी है। सोना जैसे ही जाने लगती है, आदित्य उसके दोनों साइड हाथ करके उसे रोक लेता है। सोना बोली, ये क्या हरकत है, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। आदित्य बोला, तुमने अपने लिए क्यों नहीं कुछ लिया। सोना बोली, मेरी शादी नहीं है। आदित्य बोला, पर तुम्हारे दोस्त की शादी तो है, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए कपड़े खरीद ही सकती हो। सोना बोली, मेरे रास्ते से हटिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं लेना है। आदित्य बोला, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, मैं तुम्हारे मन की कर रहा हूँ ना, तो अब तुम्हें भी अपने लिए कपड़े लेने ही होंगे। सोना बोली, पर मुझे ज़रूरत नहीं है। आदित्य बोला, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लो। सोना बोली, नहीं मैं नहीं लूँगी। आदित्य बोला, तुम लोगी। सोना बोली, प्लीज़ हटिए आदित्य जी, शालिनी जी आ जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आदित्य बोला, तुम्हें हर किसी की पड़ी है, बस खुद की ही नहीं है और ना ही मेरी। सोना बोली, ठीक है मैं कपड़े ले लूँगी, बस अब हटिए यहाँ से। आदित्य मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है। सोना फटाफट वहाँ से भाग जाती है। शालिनी अभी भी अपने कपड़ों में ही बिजी रहती है। उसको घबराते हुए देखकर शालिनी बोली, तुम्हें क्या हुआ है। सोना बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आपका हो गया। शालिनी बोली, नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोना उसे बाकी के फंक्शन के लिए कपड़े बताती है, यह भी अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शालिनी उसकी सारी पसंद को रिजेक्ट कर देती है। शालिनी बोली, ओ हो सोना, तुम तो इतनी ओल्ड फैशन है, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मुझे अपने हिसाब से ही लेना पड़ेगा। शालिनी सोना की पसंद के सारे कपड़ों को साइड में फेंक देती है। चलो किसी और शॉप पर देख लेंगे, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सोना चुपचाप शालिनी के पीछे चली जाती है। सोना इधर उधर देखती है पर आदित्य कहीं नहीं दिखता है। सोना मन में बोली, यह आज आदित्य जी को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। आदित्य शालिनी और सोना को जाते हुए देख लेता है। आदित्य मन में बोला, तुम सोच रही होगी कि आज मुझे क्या हो गया है, पर मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम खुद सुबह से कर रही हो। आदित्य उसी शॉप में ही रहता है और सोना के सारे पसंद किए हुए कपड़े को खरीद लेता है जो शालिनी फेंक कर गई थी।
वह ड्रेस भी खरीद लेता है जो सोना ने पसंद किया था। वही लड़की बोली, सर आप यह किसके लिए ले रहे हैं? आदित्य बोला, ये सब मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ। वह लड़की बोली, यह तो अभी वह जो मैम आई थी वह पसंद करके गई थी, पर वह दूसरे मैम को कुछ भी पसंद नहीं आया। आदित्य बोला, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी वाइफ की चॉइस बेस्ट है और यह सब सुंदर है। वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो वो आपकी वाइफ हैं? आदित्य बोला, हाँ अच्छी पसंद है ना मेरी वाइफ की? वह लड़की मुस्कुराते हुए, जी सर बहुत अच्छी पसंद है, तभी तो उन्होंने आपको पसंद करा है। आदित्य थैंक यू बोलकर सारे कपड़े लेकर चला जाता है। इधर सोना शालिनी के साथ शॉपिंग करते हुए सोच रही है, आदित्य जी को क्या हो गया है, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों सब कुछ मेरे लिए इतना मुश्किल कर रहे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने मन को समझाया है, अब यह ऐसी हरकत करके मुझे कमज़ोर क्यों कर रहे हैं। शालिनी बोली, क्या हो गया है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सोना बोली, आज के लिए बहुत शॉपिंग हो गई, मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या हम कल आ सकते हैं? शालिनी बोली, ठीक है, वैसे भी मैं भी बहुत थक गई हूँ और सारी शॉपिंग भी हो गई है, तो अब बाकी की चीज़ें हम कल ले लेंगे। शालिनी बोली, ठीक है, मैं तो अपनी कार लेकर आई हूँ, तो मैं तो उसमें जा रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? सोना बोली, कुछ नहीं, मैं ऑटो ले लूँगी, आप जाइए। शालिनी अपनी कार लेकर चली जाती है। उसे इतनी भी शर्म नहीं है कि उसके लिए सोना ने इतना कुछ करा तो कम से कम उसे घर तक ड्रॉप ही कर दे, पर ऐसा करने से उसका कमीनापन कमज़ोर हो जाता। सोना बाहर आकर ऑटो का वेट करती है, तभी उसके सामने कार आकर रुकती है। सोना आश्चर्य से, आदित्य जी आप अभी तक नहीं गए, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? आदित्य बोला, मुझे पता था कि शालिनी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि कब तुम्हारी शॉपिंग खत्म हो और हम जा सकें। सोना बोली, पर आदित्य जी आपको मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। आदित्य बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, चलो बैठो। सोना बोली, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आदित्य बोला, मैंने कहा ना कि बैठो कार में। सोना कार में नहीं बैठती है और पैदल पैदल ही जाने लगती है। आदित्य धीरे धीरे वापस से सोना के पीछे पीछे कार ले जाता है। सोना बोली, आदित्य जी इस तरह सड़क पर तमाशा मत कीजिए, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आदित्य बोला, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कार में बैठ जाओ, तमाशा मत करो, चलो चुपचाप बैठ जाओ। सोना चुपचाप कार में बैठ जाती है। सोना बोली, यह आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आदित्य बोला, आज सुबह मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि अगर प्यार सच्चा हो तो हमें उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, इतनी आसानी से उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, तो बस मैं भी वही कर रहा हूँ। सोना सोचती है, यह बात तो मैंने ही कही थी। फिर उसे याद आता है कि आज सुबह उसकी कॉलेज की एक दोस्त का फ़ोन आया था जिसका ब्रेकअप हो गया था और वह बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो सोना उसे समझा रही थी कि उसे इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। आदित्य बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई? सोना बोली, यह बात मैंने आपसे नहीं कही थी, यह बात तो मैंने अपनी दोस्तों से कही थी। आदित्य ना में सिर हिलाते हुए, यह बात तुमने अपने दोस्त से नहीं कही, यह बात तुमने हर उस इंसान से कही जो सच में किसी से प्यार करता है, जिसका प्यार उससे दूर हो रहा है। सोना बोली, आपको गलतफहमी हो रही है। आदित्य बोला, मैं अब तक गलतफहमी में था, अब मुझे हकीकत समझ में आई है। सोना बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। आदित्य मुस्कुराते हुए, हाँ ये मुझे पता है, कुछ नई बात बताओ। सोना आदित्य को आश्चर्य से देखते हुए, आपको क्या हो गया है, आप ऐसी बातें कब से करने लगे हैं? आदित्य बोला, मुझे लगा शायद तुम्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो हंसी मजाक करते हैं, बस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें खुश रखने की। सोना बोली, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य बोला, पर मुझे नहीं लगता है। सोना बोली, आपके लगने ना लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, और आप और शालिनी जी भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। आदित्य सोना की तरफ देखता है और सोना की तरफ झुकते हुए, क्या सच में तुम खुश हो मुझे शालिनी के साथ देखकर? आदित्य की इस हरकत से सोना सिहर जाती है, उसकी इतनी नज़दीकी से उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। आदित्य बोला, क्या हुआ बताओ ना, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? मेरा तो दिल टूट जाता है तुम्हें आहान के साथ देखकर, तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? आदित्य प्यार से सोना के गाल पर हाथ फेरता है। सोना होश में आती है और आदित्य को धक्का देती है और आदित्य से दूर खिसक जाती है। या आप क्या कर रहे हो, आप भूल रहे हो आपकी शादी हो रही है, आपको अब की लिमिट में रहना चाहिए। आदित्य बोला, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पत्नी के साथ में ये तो कर ही सकता हूँ। सोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य सोना को रोते हुए देखकर घबरा जाता है।
आदित्य बोला, सोना क्या हुआ, प्लीज़ मत रो, आई एम सॉरी, मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। गाड़ी से उतरते हुए सोना बोली, प्लीज़ आदित्य जी, जो हो रहा है होने दीजिए, प्लीज़ मेरे लिए इसे और मुश्किल मत बनाइए। सोना कार से निकलकर चली जाती है। आदित्य वहीं बैठे बैठे सोना की बातों को याद करता है। एकाएक आदित्य के फेस पर स्माइल आ जाती है। आदित्य मन में, मतलब मेरी शादी से तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ तो है जिसे तुम मान नहीं रही हो। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आदित्य खुशी खुशी शॉपिंग के बैग लेकर सोना के रूम में आता है। सोना परेशान सी अपने रूम में बैठी रहती है। आदित्य बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सोना आश्चर्य से, आप फिर यहाँ? आदित्य बोला, यह बैग्स तुम मेरी कार में ही भूल आई थी। सोना बोली, पर मैं तो सिर्फ 2-3 बैग्स ही लाई थी। आदित्य मुस्कुराते हुए, बाकी सब भी तुम्हारा ही है, एक बार खोल कर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। आदित्य वहीं रखकर चला जाता है। सोना बॉक्स को ओपन करती है। आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह हैरानी से सब देखती है। सोना सोचती है, यह सब क्या है? यह सब तो वही कपड़े हैं जो मैंने शालिनी जी के लिए पसंद किए थे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वह स्काई ब्लू कलर वाला लहंगा भी देखती है। और यह लहंगा, यह सब उस लड़की ने तो नहीं रख दिया गलती से? पर अगर उसने रख दिया था तो आदित्य जी की कार में कैसे आए? क्या आदित्य जी लेकर आए हैं? हाँ बिल्कुल सही, मैं ही लेकर आया हूँ। सोना दरवाजे की तरफ देखती है तो आदित्य हाथ बांधे खड़ा रहता है और सोना की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हैरानी से सोना बोली, आदित्य जी, यह सब क्या है? आदित्य बोला, जहाँ तक मुझे दिख रहा है यह सब कपड़े हैं। सोना बोली, वह तो मैं भी देख रही हूँ कि यह सब कपड़े हैं, पर यहाँ क्यों हैं? आदित्य बोला, क्योंकि यह सब तुम्हें पसंद है। सोना बोली, पर मैंने ऐसा नहीं कहा था, यह मुझे अपने लिए पसंद नहीं थे, यह मैंने शालिनी जी के लिए पसंद करे थे। आदित्य बोला, पसंद तो तुमने करे थे ना, मतलब तुम्हें अच्छे ही लगे होंगे। आदित्य बोला, पर शालिनी को पसंद नहीं आए। अब जब तुमने शादी के लिए पसंद की हो तो तुम भी पहन सकती हो, या तुम शालिनी को अच्छा नहीं देखना चाहती इसलिए उसके लिए ऐसे कपड़े सेलेक्ट किए? सोना बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने वही सेलेक्ट करे जो मुझे पसंद थे। आदित्य बोला, तो बस बात खत्म? सोना बोली, पर ऐसे कैसे, आप यह सब क्यों लेकर आए हो? आदित्य सोना के पास आते हुए, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की शादी है ना, तो क्या तुम अपने दोस्त की शादी में अच्छी नहीं दिखना चाहती क्या? सोना बोली, पर यह बहुत ज़्यादा है, यह दुल्हन के हिसाब से कपड़े हैं, मैं दूल्हे की दोस्त हूँ ना कि दुल्हन। आदित्य मन में, दुल्हन तो बन चुकी हो, बस दोस्त बनने का दिखावा कर रही हो। सोना बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गए हो? आदित्य बोला, कहीं नहीं, अब मैं यह कपड़े लेकर आ गया हूँ तो इसे तो तुम्हें रखना ही होगा। सोना बोली, नहीं मैं नहीं पहनूंगी। आदित्य बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हारे लिए कपड़े बहुत प्यार से लेकर आया था, अगर तुम नहीं पहनोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। सोना बोली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य बोला, ठीक है, पर मेरा दिल कहता है कि तुम पहनोगी। सोना बोली, नहीं मैं नहीं पहनूंगी। आदित्य बोला, अगर तुमने नहीं पहना तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोना आश्चर्य से, यह क्या बात हुई, अगर पहनूंगी तो लगेगा ना कि आपसे प्यार? आदित्य ना में गर्दन हिलाते हुए, नहीं, अगर नहीं पहनोगी ना तो लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। वह सोना के फोरहेड पर किस करते हुए चला जाता है। सोना बर्फ के जैसे वहीं जम जाती है। अभी अभी जो आदित्य ने हरकत करी थी उसे समझ नहीं आता है कि वह कैसे रिएक्ट करे। आदित्य वापस रूम में झांकते हुए, सॉरी सोना बोलकर वापस भाग जाता है। आदित्य के बोलने से सोना होश में आती है तो उसके पीछे जाती है, पर आदित्य बाहर उसे कहीं नहीं दिखता है। सोना अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके वापस बेड पर आकर बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ टच करती है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ने उसे प्यार से चूमा था। सोना उस एहसास को जीती है। उसे लगता है जैसे अभी भी आदित्य उसके करीब है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, पर वो उतनी ही जल्दी से अपने ख्यालों को झटकती है। सोना सोच रही है, आदित्य जी की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर आदित्य भी अपने रूम में सोना के साथ बिताए हुए पलों को, खासकर वह आखिरी वाला पल और सोना के रिएक्शन को सोच सोच कर मुस्कुराता है। आदित्य मन में सोचता है, ऐसे ही धीरे धीरे मुझे अपने प्यार का एहसास दिलाना होगा और तुम्हें भी तुम्हारे प्यार का एहसास दिलाना होगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा। पर तुम अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही हो, पर देखना तुम्हें बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। आदित्य अपना फ़ोन चेक करता है। बाप रे, आज कुछ ज़्यादा ही खर्चा नहीं हो गया?
शालिनी ने ऐसी शादी पर पैसा खर्चा करा है जो कभी होने वाली ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं शालिनी से शादी तो नहीं कर सकता हूँ, पर कम से कम महंगे महंगे गिफ्ट से खुश तो हो जाएगी, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आदित्य वहीं बेड पर लेट जाता है। पूरा दिन वो सोना को चुपके चुपके से देख रहा था। वो सोचता है कैसे सोना अच्छे कपड़ों को देख एक्सप्रेशन बदल रही थी। अच्छे कपड़े देखकर खुशी वाले एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर थे। खराब कपड़ों को देखकर मुंह बिगाड़ रही थी। शालिनी के एक्सपेंसिव कपड़ों को देखकर उसकी आंखें जैसे बड़ी बड़ी होती हैं। आदित्य सब कुछ याद करता है। आदित्य अपने मन में हर एक मूड में तुम कितनी अच्छी लगती हो, मैं ही कितना बेवकूफ़ था जो यह पहले देख ना पाया। वह कहते हैं ना, जब कोई हमारे पास होता है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती है, पर जैसे ही वो हमसे दूर जाने लगता है तब आपको एहसास होने लगता है कि वह इंसान कितना कीमती है। और तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो सोना, हर चीज़ से ज़्यादा। रात के समय सभी खाने की टेबल पर रहते हैं। सोना अनुराधा जी और शांति जी को आज की गई शॉपिंग के बारे में सब कुछ बताती है। हालांकि उनका कोई मन नहीं था आदित्य की शादी की शॉपिंग के बारे में कुछ भी सुनने का, पर वह कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप उनकी बातें सुनती है, पर आदित्य वाली बात नहीं बताती है। आदित्य को यह देखकर हंसी आ जाती है। वह मंद मंद मुस्कुराता है और आंखों ही आंखों में इशारे करता है। तो सोना भी घूर कर आदित्य को देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। दोनों ही इशारों में बातें करते हैं, जिसे देखकर आहान को बुरा लगता है, पर वह चुपचाप दोनों को ही देख रहा था और फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वह सोना को बोलता है, सोना, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बोल देना, मैं लेने आ जाऊंगा, अकेले आने की ज़रूरत नहीं है। सोना बोली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ ही गई थी। आहान बोला, पर अकेले ज़रूरत ही क्या थी। सोना कुछ बोलती उससे पहले गीता बोली, अरे सोना, अकेले कहाँ थी, आदित्य जी भी थे ना उनके साथ, दोनों साथ ही में तो आए थे। सब गीता की तरफ देखते हैं। गीता असमंजस में, मैंने कुछ गलत कहा क्या, जो देखा वही बोला है। आदित्य बोला, अरे नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं बोला, तुम सही ही थी, हम दोनों साथ में ही आए थे। आहान आदित्य की तरफ देखता है। आदित्य बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है। आहान बोला, नहीं कुछ नहीं, तू और सोना साथ में आए थे। आदित्य बोला, हाँ, क्यों नहीं आ सकते हैं क्या। सोना अभी भी मेरी वाइफ है, तो मेरे साथ में आने में कोई दिक्कत नहीं है उसे। आहान बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सोना दोनों को टोकते हुए बोली, मैं मॉल से आ रही थी तो आदित्य जी रास्ते में मिल गए तो मैं इनके साथ आ गई, बस बात इतनी ही है। अनुराधा जी बोली, कोई तुमसे सफाई नहीं मांग रहा है सोना, कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ में आए तो तुम एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते हो, पर दुनिया के सामने तो हो ही ना। और साथ में आना कोई गलत बात तो नहीं है, बस बात को यहीं ख़त्म करो, सब खाना खाओ चुपचाप। सभी चुपचाप खाना खाने लगते हैं। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। सोना अपने आप से ही, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आदित्य जी को क्या हो गया है, वो यह सब मेरी सुनी बातों से ही कर रहे हैं या बात कुछ और है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई अचानक ऐसे कैसे बदल सकता है। इधर शांति जी भी अनुराधा जी को दवाई देकर अपने रूम में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद अनुराधा जी के रूम में कोई आता है। अनुराधा जी बोली, आ गए तुम, और यह सब क्या चल रहा था, क्यों मेरी बहू को परेशान कर रहा था। यह कोई और नहीं, आदित्य ही था। आदित्य बोला, अच्छा, आपको आपके बहू की पड़ी है, और वो जो मुझे इतना परेशान करती है उसका क्या, उसे आप कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराधा जी आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए, वो खुद बहुत परेशान है बेटा, उसे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रही है, खुद ही अपने आप को इतनी तकलीफ पहुंचा रही है। आदित्य बोला, वही ना माँ, वो पागल समझ ही नहीं रही है, वो खुद ही अपनी खुशियाँ लुटाने पर तुली है, इसलिए मैं अभी उसे थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ ताकि उसे ज़िंदगी भर के दुख से बचा सकूँ। और यह सब आपकी वजह से हुआ है माँ, आप मुझे नहीं समझाती तो मुझे समझ में नहीं आता। आदित्य आज सुबह के बारे में सोचता है। जब वो सोना की बात सुनकर जा रहा था तब अनुराधा जी उसे कमरे में बुलाती हैं। आदित्य बोला, माँ, आपने मुझे बुलाया। अनुराधा जी कसकर आदित्य को थप्पड़ लगाती हैं। आदित्य कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता था कि उसे थप्पड़ क्यों पड़ा है। वो बस एक टक नीचे मुँह करके जमीन को ही देखे जाता है। अनुराधा जी बोली, कुछ बोलेगा नहीं क्या। आदित्य बोला, आपने जो किया सही किया, मुझे एक ही नहीं कई थप्पड़ पड़ने चाहिए, मेरी गलतियां भी कम नहीं है। अनुराधा जी उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, कैसे कर सकता है आदि, तू ऐसा कैसे कर सकता है। क्या मैंने तुझे यही परवरिश दी है, तू किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। आदित्य बोला, नहीं माँ, आपको मुझे जो बोलना है वो बोल लो, पर अपनी परवरिश पर सवाल मत उठाओ।
आपने जो मुझे दिया है, जो सिखाया है, वो कोई नहीं कर सकता है। गलती इसमें सिर्फ मेरी है, आपकी परवरिश की नहीं। अनुराधा जी बोली, पर लोग तो मेरी परवरिश पर ही सवाल उठाएंगे ना कि गांव की लड़की से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या मुँह दिखाई मैं अपनी सहेली को? कितने अरमान से और भरोसे से उसने मेरे कहने पर उसकी बेटी मुझे दी और मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पाई। मैं तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। आदित्य बोला, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपको किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोना को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। माना पहले मैं बहक गया था, मुझे प्यार और पसंद में अंतर नहीं पता था, पर अब पता है कि प्यार क्या है, पसंद क्या है। शालिनी मेरी पसंद थी, पर सोना मेरा प्यार है। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता हूँ। वो मुझसे दूर हो गई ना तो मैं मर जाऊँगा। बोलते बोलते आदित्य रोने लगता है। अनुराधा जी भी उसे गले लगा लेती हैं। अनुराधा जी बोली, तू सच में सोना से प्यार करता है? आदित्य बोला, हाँ माँ, मैं सोना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, पर पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। जिस तरीके से वो इस शादी से खुश है, मुझे तो लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अनुराधा जी मुस्कुराती हैं और प्यार से आदित्य के सिर पर चपत लगाती हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना बुद्धू है। आदित्य असमंजस से अनुराधा जी को देखता है। अनुराधा जी हंसते हुए, पगले, वो तुझसे कितना प्यार करती है यह तो उसकी आंखों में ही दिखता है। तूने कभी देखा नहीं? आदित्य खुश होते हुए बोला, क्या सच में माँ? अनुराधा जी बोली, हाँ बेटा, वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने तब उसकी आंखों में देखा था जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था। तेरे लिए प्यार, तेरी फिक्र सब उसकी आंखों में दिखती है। आदित्य बोला, तो अब मैं क्या करूँ माँ? अनुराधा जी बोली, उसे एहसास दिला कि तू उससे कितना प्यार करता है और वो तुझसे कितना प्यार करती है। आदित्य बोला, पर कैसे? अनुराधा जी बोली, वो तो तू जान, तेरी पत्नी है, तुझे पता होगा। अनुराधा जी बोली, तू कुछ भी कर बेटा, पर मैं तेरे साथ किसी और को नहीं देख सकती हूँ। ऐसे दिन देखने से पहले भगवान मुझे मौत ही दे दे। आदित्य अनुराधा जी के मुंह पर हाथ रखते हुए, माँ प्लीज़ आप ऐसा तो मत बोलिए। आपको कुछ नहीं होगा और ना ही आप मुझे किसी और के साथ देखोगी। मैं सोना को कहीं जाने नहीं दूंगा। आदित्य बोला, शांति माँ से आपने बात की? अनुराधा जी बोली, नहीं, मैंने नहीं की। वैसे भी अभी सही समय नहीं है। वो अभी अपनी बेटी के दुख से दुखी है। ऊपर से वो कुछ कहती नहीं है, पर वो तुझसे नाराज़ है। उसकी आंखों से दिखता है और कहीं ना कहीं वो मुझसे भी नाराज़ है। आदित्य बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। वो पहले ही परेशान है, उन्हें और परेशान नहीं करते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब उनके लिए भी सरप्राइज होगा। दोनों वापस वर्तमान में आते हैं। आदित्य बोला, थैंक यू माँ, मुझे समझाने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सोना के मन में मेरे लिए प्यार तो है, बस मुझे उससे बाहर निकालना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अनुराधा जी मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही खुश रह। मैं तुझे और सोना को हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। आदित्य बोला, ऐसा ही होगा माँ, बहुत जल्द सब ठीक होगा और मैं और सोना साथ होंगे, एक पति पत्नी की तरह। चलो आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, मैं भी जाता हूँ। अनुराधा जी बोली, ठीक है बेटा, गुड नाइट। आदित्य अपनी माँ को भी गुड नाइट बोलकर रूम में आ जाता है। शालिनी अपने घर पर आराम से सोती है, तभी उसको फ़ोन बजता है, जिसे शालिनी काट के सो जाती है। फिर से फ़ोन बजता है। शालिनी चिढ़ते हुए, क्या आफत आ गई है, या क्यों इतनी रात को फ़ोन कर रहा है? शालिनी गुस्से में फ़ोन उठाती है। बोलो क्या हुआ, क्यों इतनी रात में आतंक मचा रहे हो? कौन सा तूफान आ गया है? सामने से कोई कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद शालिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शालिनी बोली, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। आदित्य और सोना की दूरियां कम नहीं हो सकती हैं। खबर सही है, उधर से कुछ और बात होती है। शालिनी बोली, या आदित्य और सोना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर कोई कुछ बोलता है। शालिनी बोली, ठीक है, मुझ पर छोड़ दो, मैं जानती हूँ कि सोना को कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है। शालिनी फ़ोन रख देती है। शालिनी अपने आप से बोलती है, या आदित्य भी ना, मैं जानती थी कि यह इतनी आसानी से मुझसे शादी करने के लिए मानेगा नहीं। यह इस शादी को रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं भी इस बार पूरी तरह तैयार हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना हो, शादी मैं तुमसे ही करूँगी आदित्य मित्तल। शालिनी किसी को फ़ोन करती है और उसे सब समझाती है। शालिनी बोली, कल यह काम हो ही जाना चाहिए। सुबह 10 बजे तक वो आदित्य के घर पहुंच जाना चाहिए।
शालिनी बोली, अब मुझे सुकून की नींद आएगी क्योंकि कल आदित्य के घर में हंगामा होने वाला है। आदित्य और सोना को दूर करने के लिए शालिनी के साथ और कौन मिला हुआ है? शालिनी आदित्य के घर में कल क्या हंगामा करने वाली है? क्या आदित्य सोना को अपने प्यार का एहसास करा पाएगा या फिर शालिनी की चाल कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।